हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेडएफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टेस्ट टू डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट भी देखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे, जिसमें मैच ऑफ द फ्लोइंग के भी रहेंगे, असर्शन रीजन के भी रहेंगे और सिंपल वन वर्ड भी रहेंगे। सो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसमें कंप्लीट यूनिट्स की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इनको नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लेना। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी मॉक टेस्ट है वो आपको वहीं देखने को मिलते हैं और जितनी भी अदर पीडीएफ है वो भी वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है टाइम टू टाइम। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which of the following act make it obligatory to appoint a labor welfare officer for every factory where 500 or more workers are employed? तो बेसिकली एक्ट के बारे में पूछा है कि कौन सा एक्ट कहता है कि हर एक फैक्ट्री में एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए जिस फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं वो 500 से ज़्यादा हैं। तो ए है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट, बी है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, सी है फैक्ट्रीज एक्ट एंड डी है ट्रेड यूनियन एक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी एक्ट हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और जो मैंने कंप्लीट वीडियो डाली है उसमें मैंने इन सब एक्ट्स के बारे में डिस्कस भी किया है। ओके, तो होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज फैक्ट्री एक्ट 1948। फ्रेंड्स, इस एक्ट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में भी काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने के लिए तो मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में अगर हम थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करें तो फैक्ट्री एक्ट कहता है कि एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल डेट यूजेस पावर और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मोर देन 20 पीपल डेट यूजेस नो पावर विच वाज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। तो बेसिकली फैक्ट्री की एक डेफिनेशन दे रखी है अंडर द फैक्ट्री एक्ट कि हम फैक्ट्री किसको यूज नहीं कर रही, कोई मशीनरी को यूज नहीं कर रही तो उसमें 20 से ज्यादा, और अगर पावर को यूज करिए तो 10 से ज्यादा अगर वर्कर है तो हम उसको हम क्या कहेंगे, फैक्ट्री कहेंगे। इस डेफिनेशन का भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाए। उसके बाद है फैक्ट्री एक्ट मेक इट ऑब्लिगेटरी टू अपॉइंट ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर फॉर एवरी फैक्ट्री वेयर 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है कि अगर फैक्ट्री में 500 से ज्यादा वर्कर भैया काम कर रहे हैं तो आपको एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर को रखना जरूरी है। तो ये एक ऑब्लिगेशन बना रखी है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टाइप ऑफ रिटेल स्टोर विच हैज वेरी नैरो प्रोडक्ट लाइन। तो हमें बताना है ऐसा रिटेल स्टोर जिसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफी नैरो है। तो एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट विड्थ, ठीक है, प्रोडक्ट ब्रेड, सॉरी ब्रेड नहीं, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट विड्थ और प्रोडक्ट मिक्स, इन सब चीजों के रिगार्डिंग काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन की जो किसकी जो है प्रोडक्ट लाइन जो है काफी नैरो होगी। ए हाइपर मार्केट, बी कन्वीनियंस स्टोर, सी स्पेशलिटी स्टोर, डी डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाम से ही हमें देखने को मिल रहा है कि किसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफी नैरो होने वाली है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज स्पेशलिटी स्टोर। अब जिसके नाम के आगे स्पेशलाइजेशन आ गया कि ये जो स्टोर है वो स्पेशलिटी के अंदर डील करता है, कि मान लो एक शू का शोरूम है तो फिर शूज ही मिलेंगे उसमें देखने को, तो उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो कैसी है, नैरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्सिंग रॉ मटेरियल फॉर द बिजनेस एंड ऑब्टेनिंग देम एट बेस्ट प्राइस फॉल्स अंडर विच एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। फ्रेंड्स, वैल्यू चेन एनालिसिस अगेन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। इसकी दो ही एक्टिविटी है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, कुछ प्राइमरी के अंदर आती है, कुछ सेकेंडरी के अंदर। तो इसमें पूछा है कि सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो है ऑब्टेन एट द बेस्ट प्राइस किस एक्टिविटी के अंदर ये आता है। ए आउटबाउंड लॉजिस्टिक, बी इनबाउंड लॉजिस्टिक, सी ऑपरेशन, डी प्रोक्योरमेंट। होप सो फ्रेंड्स आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज प्रोक्योरमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा प्रोक्योरमेंट होगा, कि हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोक्यूर कर रहे हैं उसको। सो पोर्टर की अगर हम बात करें वैल्यू चेन एनालिसिस की तो दो एक्टिविटीज हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या क्या आता है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था कुछ इस तरह का ही था कि कोई सा भी इसमें से एक टाइप उठाया और पूछा कि ये किसका पार्ट है, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का, या इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो प्राइमरी में कौन कौन सा आता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक आता है, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एचआरएम आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी आती है, डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट आता है।
तो प्राइमरी जितनी भी हैं वो मेजर एक्टिविटीज़ हैं और सेकेंडरी जो उसका सेकेंडरी रोल प्ले करती हैं, ठीक है, सपोर्टिव जिसको हम कहते हैं, बेसिकली सपोर्टिव एक्टिविटीज़ कहते हैं, ये सपोर्टिंग का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सचेंजिंग मैसेजेस बट इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेशन मॉडल्स फ्रेंड्स अगेन पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी साथ में साथ क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है, जिसमें एरिस्टोटल का मॉडल है, ठीक है, काफी सारे मॉडल्स हैं, बेडलो का भी है, तो ये सारे मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है कि कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल स्ट्रेस करता है इस फैक्ट पर कि कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज को एक्सचेंज करना नहीं है बट इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप, इसके थ्रू हम रिलेशनशिप भी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ए लीनियर मॉडल, बी ट्रांजैक्शनल मॉडल, सी इंटरेक्टिव मॉडल, डी एक्सचेंज मॉडल। होप सो फ्रेंड्स आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ मैसेज को एक्सचेंज नहीं कर रहे, एक रिलेशनशिप भी क्रिएट कर रहे हैं सामने वाले के साथ। तो ये कौन से मॉडल का पार्ट है, ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस वेयर कम्युनिकेशन जनरेट सोशल रियलिटीज, तो बेसिकली इस मॉडल के अंदर क्या है, सोशल रियलिटीज को जनरेट करने की, सोशल रिलेशंस को जनरेट करने की बात कही गई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट 1 दे रखी है, स्टेटमेंट 2 दे रखी है। स्टेटमेंट 1 है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फ्रूट्स होते हैं जैसे टी और कॉफी, ठीक है, अगर हम एक नहीं अवेलेबल है तो दूसरे को हम यूज कर लें। इंडिफरेंस कर्व आर राइट एंगल कर्व, जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो राइट एंगल होती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के गुड्स में। स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल डिपेंड अपॉन स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन रिलेटिव टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डिपेंड करती है प्राइस लाइन और हमारे किसके ऊपर, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। ओके तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि अगर हम बात करें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की तो वहां पे इंडिफरेंस कर्व हमारी राइट एंगल नहीं होती है, यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और राइट एंगल की अगर हम बात करें तो ये होती है किस केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपको जो है हमें कौन सी इंडिफरेंस कर्व देखने को मिलेगी, राइट एंगल कर्व देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ चुका है इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग, कई बार इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं और कई बार क्या है इसकी शेप्स से पूछ लिया जाता है। तो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसी रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि पेन और इंक हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस केस के अंदर जो हमारी डिफरेंस कर्व है वो कैसी रहेगी, राइट एंगल रहेगी। और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि ये डिफरेंस कर्व है और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम क्या है बन जाएगा, तो जहां पर दोनों आपस में टच कर जाएंगे वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट हो जाती है। चलिए होप सो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटल बस्टिंग के रिगार्डिंग कौन सी जो बात है वो ट्रू नहीं है। इट इज अ डिसीजन टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स, बी है इट कंसीडर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इनकम, सी है इट कंसिस्ट संक कॉस्ट, डी इट डजंट कंसीडर इन्फ्लेशन, ई ऑल ऑफ द अबव। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, देखते हैं। सो इट कंसीडर संक कॉस्ट, तो संक कॉस्ट बेसिकली पास्ट कॉस्ट होती है जो एक बार क्रिएट हो चुकी है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो कभी भी कैपिटल बस्टिंग जो है संक कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता। तो कैपिटल बस्टिंग डजंट कंसीडर संक कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट बिकॉज द संक कॉस्ट इज पास्ट कैश फ्लो विच कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड इररिलेवेंट, क्योंकि ना तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं क्योंकि एक बार जो क्रिएट हो चुका, जो कॉस्ट हमने लगा दी वो लगा दी, तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं होता कैपिटल बस्टिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्या रखा है, इन डैश मैनेजर मेक्स ए पोजीशन रियल एंड गिव्स हिम द पावर टू गेट द ऑर्डर कॉम्पैक्ट। स्टेटमेंट सेकंड क्या रखी है, इन डैश द डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बताना है कि किस पॉइंट पर हमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है और किसके अंदर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रखी है। तो ऑप्शन नीचे दे रखी है हमें, होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए सो इट्स आंसर इज अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अथॉरिटी के अंदर क्या है, पावर दी जाती है, बेसिकली बात हो रही है पावर की, अथॉरिटी के अंदर पावर दी जाती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो पावर्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको
लोअर लेवल के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि हमने क्या करना है, फैलाव करना है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर मतलब कि हम किसी एक जने को क्या कर रहे हैं, सेंट्रल अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस हमेशा किसके पास रहता है, सेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम करता है, ठीक है। लेकिन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होती है वो कैसी होती है, प्लैटिकर्टिक, मेसोकर्टिक, लैपोकर्टिक एंड असिमेट्रिकल। होप सो इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज मेसोकर्टिक। तो तीन तरह की हमारे पास कर्व देखने को मिलेगी कर्टेसिस के अंदर। एक होती है लैपोकर्टिक, दूसरी मेसोकर्टिक और तीसरी है हमारी प्लैटिकर्टिक। तो जो हमारी नॉर्मल कर्व होती है वो इस शेप की होती है, तो ये कौन सी होती है, मेसोकर्टिक होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। असर्शन क्या रखा है, वाउचिंग इज टर्म्ड एज अ सेंस और बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो इजी है। रीजन क्या रखा है, अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वाउचर व्हिच एक्ट एज एविडेंस टू चेक द रेलिवेंस, एडुकेंसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। ओके, बात सही कर रखी है उन्होंने। कहा है पहले में तो वाउचिंग जो है वो ऑडिटिंग की बैकबोन है। जो हम ऑडिटिंग करते हैं वो वाउचर्स के बेस पर ही करते हैं, तो कह सकते हैं कि ठीक है, आपका ही क्वेश्चन है। तो रीजन क्या रखा है कि जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज है वो पास करते हैं हम वाउचर के बेस पर। बात तो ये भी ठीक है, आपका क्या कहना है, नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। होप सो इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो इट्स आंसर इज बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की बात कर रखी है यहाँ पर। ओके, क्या रखा है, रियल जीडीपी इज बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉमिनल जीडीपी। जो रियल जीडीपी है वो बेटर रहती है इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉमिनल जीडीपी। रीजन क्या रखा है, रियल जीडीपी इज कंप्यूटेड एट कांस्टेंट प्राइस। रियल जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइस पर कंप्यूट करते हैं, जबकि अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की तो उसको हम किस प्राइस पर कंप्यूट करते हैं, उसको हम मार्केट प्राइस पर कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो रियल जीडीपी इज कंप्यूटेड एट कांस्टेंट प्राइस एंड एडजस्ट द इन्फ्लेशन फैक्टर इन द इकोनॉमी टू असेस द एग्जैक्ट परचेसिंग पावर ऑफ पीपल। तो कह रखा है कि जो रियल जीडीपी है उसके थ्रू हम एग्जैक्ट परचेसिंग पावर को जान सकते हैं, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट प्राइस पर टेस्ट करते हैं। तो नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फ्रेंड्स एक चीज का मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो रियल जीडीपी होती है ना वो काम करती है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, मतलब हम प्राइस को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तब हम जीडीपी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो काम करती है किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो आपको पता है कि मार्केट प्राइस तो दिन पर दिन चेंज होते रहते हैं, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, ठीक है, इसलिए ये एग्जैक्ट हमें नहीं बताती। तो इन्फ्लेशन को जानने के लिए हम रियल जीडीपी का यूज करते हैं रेदर देन नॉमिनल जीडीपी का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। देखो फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखना, आप जब भी ऊपर क्वेश्चन पढ़े तो ध्यान से पढ़ो। तो कि उसने कहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, हालांकि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, बट घुमाने की एक सेंस होती है, तो वही कर रखा है। तो ए स्टेटमेंट क्या रखी है, ब्रांड आइडेंटिटी इज द फर्स्ट स्टेप दैट सिग्निफाइज अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड इन द टारगेट मार्केट। की जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो सबसे पहला स्टेप है जो कि ब्रांड की क्या करता है, अवेयरनेस करता है टारगेट मार्केट के अंदर। नेक्स्ट क्या रखा है, ब्रांड मीनिंग इज अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ब्रांड। ब्रांड मीनिंग क्या है, बेसिकली नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रांड के, वो शो करता है। सी है द ब्रांड रिस्पॉन्स इज हाउ ए कस्टमर हैज रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ न्यू ब्रांड of its new product in a product line. डी कहता है resonance states that intense bond between the brand and the customer। जो resonance है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि क्या जो बॉन्ड है किसके बीच में, कस्टमर के बीच में और ब्रांड के बीच में। ओके, तो बताने कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। होप सो अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए सो इट्स आंसर इज सी, ए, बी एंड डी। तो बेसिकली हमारी जो सी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है, देखो ब्रांड रिस्पॉन्स हमें ये तो बताता है कि कस्टमर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ न्यू ब्रांड, बट साथ में वो ओल्ड ब्रांड को भी तो लेकर चलता है। इट डजंट मीन कि एक एडिडास शू है
उसके रिगार्डिंग मैं लेने गया, मुझे अच्छी नहीं लगती, एडिडास शूज अच्छे नहीं लगते, तो डजेंट मीन कि वो न्यू ब्रांड है उसके रिगार्डिंग मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं ओल्ड ब्रांड के रिगार्डिंग भी तो रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या कर रखा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो ब्रांड रिस्पॉन्स इज बेसिकली हाउ द कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू व्हाट्स अ ब्रांड, किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, बट डजेंट मीन कि वो न्यू ब्रांड के रिगार्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और रिस्पॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डजेंट मीन कि मैं हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्ड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस द बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व शिफ्ट टू। तो बेसिकली क्या रखा है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट करेगी। तो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो सीधी सी बात है उसका बजट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो लाइन कहाँ शिफ्ट करनी चाहिए, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, होप सो अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज शिफ्ट टू द राइट, राइट की तरफ क्या करेगी, वो शिफ्ट कर जाएगी। तो अभी यहाँ पर है तो बजट बढ़ने से खर्चे भी बढ़ेंगे, इनकम बढ़ने से बजट भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि खर्चे भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन अटेम्प्ट मेड टू डिस्करेज कस्टमर फ्रॉम बाइंग सर्टेन प्रोडक्ट्स इज नोन एज। देखो जनरली एक मार्केटिंग करी जाती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन कई बार हम ऐसी मार्केटिंग भी करते हैं जिससे हम कस्टमर को क्या करते हैं, दूर करते हैं प्रोडक्ट से। अब इसको क्या कहते हैं, है ना, इस केस को क्या नाम दें, ए डी मार्केटिंग, बी कस्टमाइज मार्केटिंग, सी टारगेट मार्केटिंग, डी कॉज मार्केटिंग। होप सो अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसके रिगार्डिंग एक प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है वैसे, आए हुए प्रीवियस ईयर में। चलिए सो इट्स आंसर इज डी मार्केटिंग। तो इसको हम कहते हैं डी मार्केटिंग, जब हम कस्टमर को दूर करते हैं प्रोडक्ट से। अब क्यों दूर करेंगे हमेशा, अब इसके कई रीजन हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि प्रोडक्ट अभी अवेलेबल ना हो या शॉर्टेज चल रही हो काफी रॉ मटेरियल की, या स्टोरेज ना हो उसकी, तो इस करके हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर को कह सकते हैं कि कुछ टाइम भाई अब इस प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, अब बाद में कॉन्टेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग का। ओके, अगर हम मैच ऑफ द फ्लोइंग की अगर हम बात करें तो दो लिस्ट दे रखी हैं, यूटिलिटी के रिगार्डिंग और सेकंड उसके मीनिंग के रिगार्डिंग। तो एक है फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी। लिस्ट सेकंड में क्या रखा है, गुड्स और सर्विस व्हेन द कस्टमर वांट्स, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, टाइटल ऑफ, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स एंड सर्विस व्हेन द कस्टमर नीड्स। तो हमको मैच करना है। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट यूटिलिटी तो हमारी होती है, टाइम, फॉर्म एंड प्लेस यूटिलिटी। होप सब ने फ्रेंड्स अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए। तो इसका आंसर क्या है, ए है। तो अगर हम बात करें फॉर्म यूटिलिटी की, तो सो फॉर्म यूटिलिटी क्या है, एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। सेकंड है हमारा टाइम यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी क्या है, गुड्स और सर्विस व्हेन द कस्टमर वांट्स, जब कस्टमर चाहता है तब हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर, मतलब एग्जैक्ट राइट टाइम पे हम उसको क्या कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कौन सी यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी है। थर्ड हम बात करें प्लेस यूटिलिटी, तो हम राइट प्लेस पर उसको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, प्लेस यूटिलिटी। और ओनरशिप की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, हम गुड्स का जो टाइटल है, जो ओनरशिप है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं टुवर्ड्स द अनदर पर्सन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस अर्निंग यील्ड मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मस्ट बी एम्प्लॉयड। तो किस केस के अंदर हम अर्निंग यील्ड मेथड को यूज करेंगे। ए व्हेन अर्निंग पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट, बी व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज 0 और रिटेंशन रेशियो इज 100%, C when a firm is expected to earn an amount of equity share capital which is equal to the previous year earning, D the market price of share is influenced only by the earning per share। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, होप सो अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो इट्स आंसर इज डी, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द इक्विटी शेयर। तो कुछ केसेस दे रखे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कौन कौन से केसेस हैं ये हमारे, व्हेन द अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट, जब हम मान के चल रहे हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है वो कांस्टेंट रहेगा। सेकंड है व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज 100%, जब हमारा डिविडेंड पे आउट जो है 100% रहेगा। व्हेन ए फर्म इज एक्सपेक्टेड टू अर्न एन अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल व्हेन इट इज इक्वल टू द करंट रेट ऑफ अर्निंग एंड द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है ऑल पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो जितने भी पीपीसी कर्व्स होती हैं वो सारी डाउनवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड की तरफ स्लोप होता है उनका। नेक्स्ट है स्कैरसिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ए कंज्यूमर कैन गेट मोर ऑन द गुड ओनली इफ वी सेटल लेस फॉर अनदर। तो एक कंज्यूमर जो है वो ज्यादा गुड्स को तभी ले सकता है एक गुड को अगर वो दूसरे को क्या करे, सेक्रीफाइस करे। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स,
पीपीसी कर्व काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिफरेंस कर्व भी इंपॉर्टेंट है और पीपीसी भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोनों कर्व्स में से। चलिए, सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट। तो पीपीसी कर्व हमेशा जो है डाउनवर्ड की तरफ स्लोप होता है, और ये जो प्रिंसिपल है स्कैरसिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपको एक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आपको दूसरे को क्या करना पड़ेगा, लेस कंज्यूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन मार्केटिंग। फ्रेंड्स, ग्रीन मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट एक टर्म है, ठीक है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो पूछ रखा है कि किसने इस टर्म को दिया था, ठीक है। तो कैन पैटी, बी जॉन ग्रैट, सी माइकल, डी एंड्रिया। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज कैन पैटी। तो ग्रीन मार्केटिंग क्या कहता है, इट फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल बेनिफिट। तो बेसिकली एक फर्म वो गुड्स सेल करती है जो कि इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है या किसी तरह का हार्म नहीं करते इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये दिया किसने था, कैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, to be globally respected company that provides best of breed software solutions by best in class people is a statement of Infosys Technology Limited. Which kind of statement is this? तो फ्रेंड्स ये जो विजन, मिशन, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव है काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसके ऊपर केस स्टडी इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो एक इन्फोसिस की एक लाइन है, तो पूछ रखा है कि क्या है, बता रखा है उन्होंने, अपना मिशन बता रखा है, विजन बता रखा है, कोई स्ट्रेटेजी बता रखी है, कोई ऑब्जेक्टिव है। ओके, होप सो अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज विजन। तो ये क्या है, बेसिकली विजन है। अब इन सब में एक डिफरेंस रहता है, उस डिफरेंस को देख लेते हैं। अगर हम मिशन की बात करें तो डिफाइन द एसेंशियल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मिशन हमेशा एक एसेंशियल पर्पस को डिफाइन करती है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी एक मेन पर्पस के लिए स्टार्ट की गई है, तो वो जो मेन पर्पस है वो उसका क्या है, मिशन है। कहते हैं ना कि मेरा मिशन है असिस्टेंट प्रोफेसर, या कुछ भी हम कह सकते हैं कि ये बनना मेरा मिशन है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरा मिशन कहलाएगा। विजन डिफाइंस द ब्रॉड सेट ऑफ आइडियल्स एंड प्रायोरिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन। तो विजन क्या है, बेसिकली लॉन्ग रन के अंदर एक कंपनी क्या पाना चाहती है, किन प्रायोरिटीज पर फोकस करना चाहती है, वो उसके विजन है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो बेसिकली स्टेटमेंट है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। किस तरह, स्ट्रेटेजी इज बेसिकली प्लानिंग, या प्लान का एक सिनोनिम हम स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट प्लान बना रहे हैं हम, किस तरह मैं अपने मिशन और विजन को अचीव करूंगा। और ऑब्जेक्टिव जो होता है बेसिकली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट फर्स्ट, कमांड इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी को हम ब्लैंड इकोनॉमी भी कहते हैं। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, इन कमांड इकोनॉमी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स ए सब्सटेंशियल साइज ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स इजी है, होप सो अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक्स अलाउ extracting valuable information from large volume of data and predicting outcome of future situation। तो कौन सी टेक्निक है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम क्या करें, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन में से, डाटा में से जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर लें, एग्जैक्ट कर लें। ए डाटा वेयर हाउसिंग, बी डाटा माइनिंग, सी डाटा एनालिसिस, डी डाटा बेस मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। होप सो अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। इट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सीआरएम। तो ये बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट 3 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक जरूर करना। आपके लाइक करने से कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलता है, तभी और वीडियोस लाने का मन करता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।